किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए सही तरीके से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह से जब ट्रांजिस्टर को हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ते हैं तो उसमें जो दो पीएन जंक्शन होते हैं उनके अक्रॉस सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना जरूरी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये कहा जा सकता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर suitable potential difference should be applied across two PN junctions in transistor, which is called biasing of ट्रांजिस्टर। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं बायसिंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ देखेंगे एक ट्रांजिस्टर का फिगर बनाया है। ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इमीटर जो है ये पी टाइप है, बेस जो है एन टाइप है और कलेक्टर पी टाइप। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने कनेक्शन बनाया है, बैटरी जोड़ा है दो। तो देखेंगे बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है वो इमीटर से जोड़ा गया है और बेस को जो है बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ा गया है। उसी तरीके से जो कलेक्टर है, कलेक्टर एक्चुअली में पी टाइप है, इसको बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ा गया है और ये जो बेस है इसको पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा गया है। तो एक्चुअली में ये जो पीएन जंक्शन है ये देखेंगे तो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है ना। मैं इस जंक्शन की बात करता हूं, पीएन जंक्शन की। तो पी टाइप जो है बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा है और एन टाइप जो है निगेटिव एंड से जोड़ा है। तो ये जो है मतलब इमीटर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है ना, जबकि ये दूसरा वाला पीएन जंक्शन है यानी कलेक्टर बेस जंक्शन है ये रिवर्स बायस हो गया। देखेंगे कि कलेक्टर जो है वो पी टाइप है जबकि इसको बैटरी के निगेटिव एंड से जोड़ा गया है। बेस जो है वो एन टाइप है, इसको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिवर्स्ड बायस हो गया, ये हो गया रिवर्स्ड बायस्ड। उसी तरह से यहां पर हम लोग देख रहे हैं बायसिंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। मतलब कि ये देखेंगे ट्रांजिस्टर का डायग्राम है, इसमें इमीटर जो है वो एन टाइप होगा, बेस जो है ये पी टाइप है और कलेक्टर जो है एन टाइप है, ठीक। तो यहां पर देखेंगे इमीटर और बेस ये एक पीएन जंक्शन हो गया। तो इसमें बेस पी टाइप है जिसको कि बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा गया है। इमीटर जो है एन टाइप है, इसको बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ा गया है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो P को पॉजिटिव से एन को निगेटिव जोड़ने का मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है ना, ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। जबकि दूसरा वाला जंक्शन देखें ये पीएन जंक्शन है, तो एन जो है कलेक्टर एन टाइप है, इसको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा गया और बेस यहां पर पी टाइप है, इसको बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ा गया है। तो ये देखा जाए तो रिवर्स बायस हो गया। तो इससे एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि कभी भी जोड़ना हो तो इमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होना चाहिए, है ना। इमीटर बेस जंक्शन is always forward biased while collector base junction is a reverse bias।
ठीक। अब जो है ये तो हमने देखा कि दो कंडीशन हो गए। वैसे किसी भी जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ा जाएगा किसी ट्रांजिस्टर को, तो जोड़ने के लिए उसके तीन तरीके हो सकते हैं, है ना। उसको हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट जो है तीन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है एक्चुअली में उसमें 2 या 4 टर्मिनल होने चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं डायोड की, तो डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। फिर किसी में हो सकता है कि 4 होने चाहिए, 2 इनपुट होने चाहिए तो 2 आउटपुट भी होने चाहिए। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है इसमें 3 टर्मिनल है। तो 3 टर्मिनल है तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें से एक टर्मिनल को कॉमन कर देना चाहिए, जिससे कि 2 इनपुट और 2 आउटपुट हो अपने पास, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस there should be 2 इनपुट, मतलब एक डायोड को छोड़ दें, डायोड में तो एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। उसके अलावा बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकते हैं जिसमें कि 2 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट होंगे, 2 आउटपुट्स। But transistor has only 3 terminals. अब 3 टर्मिनल्स हैं तो इसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट तो बना नहीं सकते, तो उसमें क्या करेंगे, जो when transistor is connected in any electronic circuit, then one of the 3 terminals of transistor should be common to both input एंड आउटपुट, है ना। जैसे देखेंगे मैंने यहाँ पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाया हुआ है, और ये जो मैंने फिगर दिखाया है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो है सिंबल है। वैसे सिंबल तो हम लोग यहाँ भी दिखा सकते थे, मैंने जानबूझ करके यहाँ पर सिंबल नहीं दिखाया, एक्चुअली में ट्रांजिस्टर दिखाया है। यहाँ पर इसके बदले में जैसे ये है, इसको हमने ऐसे यहाँ पर ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है उसको यूज किया गया है ना। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो बेस है उसको कॉमन रखा गया है। बेस को मतलब कि कलेक्टर से भी जोड़ा गया एक तरह से, और एक तरह से बेस को इमीटर से भी जोड़ा गया है यहाँ पर। तो इसलिए इसको कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या देखेंगे आप कि जो इमीटर बेस जंक्शन है, मैंने कहा कि ये पीएनपी है, तो पीएनपी है ना। तो इमीटर बेस जंक्शन यहाँ भी फॉरवर्ड बेस्ड है। इमीटर जो है पी टाइप है, तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, और बेस जो है निगेटिव है, मतलब एन टाइप है, तो बैटरी के निगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो ये फॉरवर्ड बेस्ड हो गया, और ये जो है ये हो गया रिवर्स्ड बेस। रिवर्स बेस में क्या होगा देखेंगे कि जो कलेक्टर प्लेट है वो पी टाइप है, जिसको बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ा है, और बेस जो है वो एन टाइप है, एन टाइप को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा है। तो ये रिवर्स्ड बेस हो गया, ये फॉरवर्ड बेस और ये रिवर्स्ड बेस। इसमें बेस जो है वो कॉमन है। यहां पर देखेंगे कि ये है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो इमीटर है वो कॉमन है, उसको कलेक्टर से भी जोड़ा गया है और बेस से भी जोड़ा गया है। उसी तरह से ये जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो कलेक्टर है ये दोनों में जुड़ा हुआ है, मतलब कि इमीटर से भी जुड़ा हुआ है और बेस से भी जुड़ा हुआ है ना। इस तरह से दिखाया जा सकता है इसको।
अर्थिंग करके। ये ध्यान रखना है कि इमीटर बेस जंक्शन जो है वो हमेशा फॉरवर्ड ब्यास रखना है जोड़ते टाइम में, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स ब्यास रखना है। ठीक है, तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो ट्रांजिस्टर है उसका हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो एम्पलीफायर के फॉर्म में और दूसरा स्विच के फॉर्म में। दोनों ही फॉर्म में जब इसका यूज किया जाता है तो इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो यूज में आती है। वो स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक टर्मिनल से जो है स्मॉल करंट पास कराते हैं तो दूसरे टर्मिनल से बहुत ही लार्ज करंट बाहर निकलता है, या एक टर्मिनल से बहुत ही लार्ज करंट पास कराएंगे तो दूसरे टर्मिनल से बहुत ही स्मॉल करंट जाएगा, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आती है, किस कारण से आती है, इसको हमें समझना है ना। तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि जो इमीटर होता है ये हेवीली डोप्ड होता है, ये हेवीली डोप्ड होता है। और हेवीली डोप्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें चार्ज कैरियर्स खूब ज्यादा है। बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली डोप्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें चार्ज कैरियर बहुत ही कम है, और जो कलेक्टर है ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। मतलब जितना ज्यादा डोपिंग किया जाएगा उतनी ही ज्यादा चार्ज कैरियर्स इसमें रहेंगे, क्योंकि डोपिंग के कारण से ही जो है चार्ज कैरियर्स आते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक, तो देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम जो भी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स बहुत ही ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली जो है इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। इसमें चार्ज कैरियर्स चूंकि बहुत ही कम है तो करंट तो कम ही फ्लो करेगा, और इसमें जो है इसमें चार्ज कैरियर्स जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं है, या जो चार्ज की डेंसिटी है, जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्म यूज करते थे। यहाँ पर होल डेंसिटी यूज करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूज करेंगे, इसमें होल डेंसिटी यूज करेंगे, है ना। यानी कि जो चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर होल है। तो अगर होल डेंसिटी की बात करें तो होल की डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होगी। तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि करंट कितना फ्लो करेगा। हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू होता है NEAVD, है ना। तो ये जो है N, इस पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो चूंकि ये इमीटर जो है हेवीली डोप्ड है, इससे फ्लो करने वाला करंट जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे इमीटर है ये फॉरवर्ड ब्यास में है, तो इससे जो करंट फ्लो करेगा IE सबसे ज्यादा होगा। बेस जो है या जो कलेक्टर है, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड है, इसमें से जो करंट निकलेगा IC वो IE से कम होगा, और इसमें से जो करंट आएगा IB वो जो है वो सबसे कम आएगा। तो कह सकते हैं कि जो करंट का ऑर्डर है IE सबसे बड़ा होता है, फिर उससे कम होता है IC, और सबसे कम होता है IB, है ना। लेकिन यहां पर जो जंक्शन है, एक तरह से कह सकते हैं एक जंक्शन है जहां से 3 टर्मिनल निकल रहे हैं, तो इस जंक्शन पर किरचॉफ का जंक्शन लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना, बाई किरचॉफ्स जंक्शन लॉ IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। यहां से जो करंट जाएगा एक तरह से कह सकते हैं इस जंक्शन पर इनकमिंग करंट है IE और आउटगोइंग करंट है IB और IC। तो इन दोनों को ऐड करने से इसके बराबर आना चाहिए, है ना। तो चूंकि ये यहां पर जो डोपिंग होता है उसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि IB जो होता है ये बहुत ही कम होता है, मतलब कि 0.01 ऑफ IE टू 0.05 ऑफ IE, मतलब कि 1 to या 1% to 5% ऑफ IE। IB जो है वो IE का, मैंने कहा कि IE बहुत ही बड़ा है, तो IE जो करंट है उसका 1% से 5% के आसपास कहीं ये बेस करंट होता है। उसी तरह से जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर से निकलने वाला जो करंट है ये जो है ये होता है 0.095 IE से लेकर के
इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.95 IE से लेकर के 0.99 IE तक, मतलब कि ये जो है 95% से लेकर के 99% तक हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ट्रांजिस्टर के लिए एक अल्फा पैरामीटर डिफाइन किया जाता है। अल्फा पैरामीटर जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, IC डिवाइडेड बाई IE, है ना। एक और पैरामीटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बीटा पैरामीटर। बीटा पैरामीटर जो होता है ये होता है IC डिवाइडेड बाई IB, है ना। तो यहाँ पर मैंने जो जंक्शन लॉ से इक्वेशन लिखा है, अगर इस इक्वेशन को देखें IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, है ना, ये जंक्शन लॉ से आया है। मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में IC से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, तो IE बाई IC जो होगा इसको मैं 1 बाई अल्फा लिख सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई अल्फा। उसी तरह से IC बाई IB बीटा होता है, यहाँ पर IB बाई IC है तो ये 1 बाई बीटा हो जाएगा, प्लस IC बाई IC कैंसिल हो गया, ये तो हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा माइनस 1, है ना। तो 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। तो जो बीटा पैरामीटर है वो अल्फा के टर्म में कुछ इतना आएगा। ठीक है, कोई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के फॉर्म में किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है। ठीक है, इस सर्किट से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जो ट्रांजिस्टर है वो करंट को या वोल्टेज को या पावर को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफायर का मतलब मैंने बताया था कि वो करंट को बढ़ा देता है। अगर इनपुट करंट कम होगा तो आउटपुट करंट जो है ज़्यादा आएगा, अगर इनपुट वोल्टेज कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा आएगा, इनपुट पावर कम होगा तो आउटपुट पावर ज़्यादा आएगा, है ना। तो एम्पलीफायर का ये काम है। तो पहले मैं ये इसके बारे में लिख देता हूँ, एम्पलीफायर के बारे में, है ना। कहा जाता है एम्पलीफायर is a device which is used to increase the output current, output voltage and output पावर। ठीक, तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट में आप देखेंगे ये ट्रांजिस्टर है और ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बनाया गया है। ये जो इमीटर है वो कलेक्टर से भी जुड़ा हुआ है और ये बेस से भी जुड़ा हुआ, दोनों में कॉमन है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है ये है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर कि जो करंट है वो बेस से होकर के इंटर कर रहा है, इमीटर से बाहर जा रहा, फिर कलेक्टर से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसको इनपुट रेजिस्टेंस मान सकते हैं और ये एक्चुअली में लोड रेजिस्टेंस है, जहाँ पर एनर्जी खर्च हो रही होगी, तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से जो करंट जाएगा उसको हम लोग आउटपुट करंट कहेंगे, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसको आउटपुट वोल्टेज कहेंगे। तो इस रेजिस्टर के क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया गया है ना, जो कि आउटपुट वोल्टेज बताएगा, ये वोल्ट मीटर है। उसी तरह से यहाँ पर एक एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है और इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया गया है जो कि इनपुट वोल्टेज बताएगा, है ना। ये बैटरी है, ये डीसी बैटरी है, तो इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, इसका भी कांस्टेंट रहेगा।
हम लोगों को पता करना है करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन, है ना। गेन का मतलब है कि चेंज पता करना है। तो आप देखेंगे कि इसका ईएमएफ फिक्स्ड है, ये चेंज तो होगा नहीं। ये जो एसी सोर्स है इसका ईएमएफ चेंज होता है, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा होगा। इसके चेंज के कारण से यहाँ से जाने वाला जो करंट है वो चेंज हो रहा होगा, और ये करंट चेंज होगा तो यहाँ पर करंट चेंज होगा। ठीक, तो जो यहाँ पर मैंने पता किया था बीटा पैरामीटर, एक्चुअली में इसको हम लोग करंट गेन फैक्टर कहते हैं। करंट गेन फैक्टर इसलिए कहा जाता है, यहां पर देखेंगे कि जो आउटपुट करंट है वो है डेल्टा IC, मतलब कि यहां से जो करंट जाएगा उसको आउटपुट करंट कहेंगे। तो आउटपुट करंट में चेंज ये है, या गेन कह सकते हैं। और इनपुट करंट जो है वो यहां से जाएगा डेल्टा IB, बेस से होकर के इनपुट करंट जा रहा है तो डेल्टा IB, है ना। तो डेल्टा IC बाय डेल्टा IB जो है, मतलब कि इस करंट में चेंज होगा। ये इनपुट करंट है, एक्चुअली में ये इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट है। तो इस करंट में अगर चेंज करेंगे तो इस करंट में चेंज होगा। ठीक है, तो चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट, ये हो गया करंट गेन फैक्टर। एक्चुअली में जो बीटा फैक्टर था इसको हम लोग लिखते थे IC बाय IB, तो जो चेंज का रेशियो है वो भी इतना ही रहेगा। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये बीटा के इक्वल है। अब अगर हमें पता करना हो गेन इन इनपुट करंट, इनपुट करंट में गेन यानी कि डेल्टा IB ये कितना आएगा। तो IB करंट तो यहां का है, यहां का जो वोल्टेज है ना, मतलब कि देखेंगे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज में चेंज आएगा वो इसमें चेंज के कारण से आएगा। तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस, है ना। इसके क्रॉस वोल्टेज में चेंज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये हो गया इनपुट करंट में गेन, मतलब कितना ये बढ़ेगा वो हमने पता किया। उसी तरह से हम लोग पता कर सकते हैं गेन इन आउटपुट करंट। आउटपुट करंट जो है वो यहां पर है डेल्टा IC, आउटपुट रेजिस्टेंस है, यहां से फ्लो करने वाला करंट है IC, तो उसमें चेंज या गेन निकालना है हमें, है ना। तो यहां से देख सकते हैं कि डेल्टा IC का वैल्यू आएगा बीटा इंटू डेल्टा IB, बीटा इंटू डेल्टा IB। तो बीटा इंटू डेल्टा IB का वैल्यू अभी हमने यहां पर पता किया है, ये आया है डेल्टा VI डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस, है ना। उसी तरह से अगर हमें पता करना हो गेन इन आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज में गेन निकालना हो डेल्टा VO, तो यहां का वोल्टेज जो आएगा वो आएगा डेल्टा IC इंटू R आउटपुट, डेल्टा IC इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस। I इंटू R पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, और अगर ये चेंज इन करंट लेंगे तो ये चेंज इन वोल्टेज बताएगा, है ना। तो डेल्टा IC की जो वैल्यू है वो अभी हमने यहाँ पर पता किया है, तो उसकी वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो ये आएगा बीटा इंटू डेल्टा VI इंटू R आउटपुट डिवाइडेड बाई R इनपुट। ठीक है, तो वोल्टेज गेन फैक्टर, एक्चुअली मैं इसको सिंपली वोल्टेज गेन कह सकते हैं और इसको सिंपली करंट गेन कहा जाता है। ठीक है, तो फैक्टर लिखना जो जरूरी नहीं है, करंट गेन ये हो गया, ये वोल्टेज गेन हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज, है ना। जैसे इसमें हमने लिखा था आउटपुट करंट में चेंज बाय इनपुट करंट में चेंज, तो वैसे ही वोल्टेज गेन फैक्टर में लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज में चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज में चेंज। तो देखेंगे ये तो आउटपुट वोल्टेज में चेंज है, और इसमें है डेल्टा VI इनपुट वोल्टेज में चेंज। इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो डेल्टा VO बाई डेल्टा VI आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी बीटा इंटू
आर आउटपुट डिवाइडेड बाई आर इनपुट। ये वोल्टेज गेन फैक्टर आ गया। ठीक है, तो एक तो ये आ गया फॉर्मूला। करंट गेन फैक्टर जो है वो इसको कहा जाता है, बीटा को। उसी तरह से अगर हमें पावर गेन निकालना हो, पावर गेन, तो पावर गेन का मतलब ये हो गया करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो करंट गेन जो है ये तो बीटा है, और वोल्टेज गेन देखेंगे हमने निकाला बीटा इंटू आर, बीटा इंटू आर आउटपुट डिवाइडेड बाई आर इनपुट। मतलब ये हो गया बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट डिवाइडेड बाई आर इनपुट। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग पावर गेन निकाल सकते हैं। मतलब ये हो गया बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट डिवाइडेड बाई आर इनपुट। तो जैसे कि इनपुट वोल्टेज जो है, अगर इनपुट वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट किया जाए, है ना, इनपुट वोल्टेज ये हो गया और टाइम का ग्राफ जो है सपोज ये है ना। तो अगर कोई आउटपुट वोल्टेज और टाइम का ग्राफ प्लॉट करेगा तो ये जो है ऐसा आएगा। मतलब कि जो पी की वैल्यू है वो पहले से बड़ा हो गया आउटपुट में, इसीलिए कहते हैं कि वोल्टेज जो है वो गेन हो गया, यानी एम्पलीफाई हो गया। वोल्टेज भी एम्पलीफाई हो गया, करंट भी एम्पलीफाई हो गया, और जो पावर है ये भी एम्पलीफाई हो गया। तो एम्पलीफायर का काम ही यही है, ठीक है, कि करंट, वोल्टेज और पावर तीनों को इंक्रीज कर देता है। अभी जो हमने एम्पलीफायर सर्किट के बारे में पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसमें से जो पहला एग्जाम्पल है इसमें कहा गया है अ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर जो फिगर मैंने बनाया है ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाला ही है। कहा गया द कलेक्टर सप्लाई इज 8 वोल्ट। यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो बैटरी है ये इस क्वेश्चन में 8 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। फिर कहा गया एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर ऑफ 800 ओम इन द कलेक्टर सर्किट इज 0.5 वोल्ट। कलेक्टर सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस है ये दिया गया है 800 ओम, और यहाँ का जो वोल्टेज आउटपुट है या पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ का ये दिया गया है 0.5 वोल्ट, ठीक। पूछा गया है इफ अल्फा पैरामीटर फॉर द कॉन्फ़िगरेशन इज 0.96 देन फाइंड द बेस करंट, ठीक। तो अगर हमें यहाँ पर अल्फा पैरामीटर दिया गया है तो पहले हम लोग बीटा पैरामीटर की वैल्यू निकालते हैं, है ना। बीटा की वैल्यू होती है अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा इसमें दिया गया है 0.96 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.96, ये होगा 0.96 डिवाइडेड बाई 0.04, ये आ जाएगा 24। हमें पता है कि जो बीटा होता है इस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बी, करंट गेन फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर करंट गेन फैक्टर होता है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। इसमें से हमें डेल्टा आई बी की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा आई बी का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई बीटा। डेल्टा आई सी की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कलेक्टर सर्किट है इसमें या आउटपुट रेजिस्टेंस 800 ओम दिया है और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 0.5 वोल्ट दिया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पता हो तो यहाँ से पास करने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। तो डेल्टा आईसी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डेल्टा आउटपुट वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट रेजिस्टेंस है 800 ओम
डिवाइडेड बाई बीटा की जो वैल्यू है 24 आया है ना। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं 0.5/800 इंटू 24 हो जाएगा 26 इंटू 10⁻⁻6 है ना, इतना एम्पियर आ जाएगा। तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं 26 माइक्रो एम्पियर इसको कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये भी उसी एम्पलीफायर सर्किट से रिलेटेड है। कहा गया है अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है वो भी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाला ही है। इन एम्पलीफायर सर्किट अ चेंज इन 40 माइक्रो एम्पियर इन बेस करंट, मतलब ये जो है डेल्टा आई बी है अगर कहा जाए तो, बेस करंट में चेंज ब्रिंग्स अ चेंज ऑफ 2 मिली एम्पियर इन कलेक्टर करंट, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा आई सी एंड 0.04 वोल्ट इन बेस इमीटर वोल्टेज। कहने का मतलब ये है कि अगर बेस करंट में हम इतना चेंज करते हैं तो कलेक्टर करंट में इतना चेंज आता है, और जो इमीटर बेस के पास जो वोल्टेज है उसमें इतना गेन आता है। इसका मतलब ये हुआ, देखेंगे कि ये इमीटर बेस वाला वोल्टेज ये है, या ये भी कह सकते हैं इमीटर बेस वोल्टेज में गेन जो आएगा वो इसके कारण से आता है। तो ये मैं इसको कह सकता हूं इनपुट वोल्टेज में गेन, ठीक है। कारण ये है कि इसका वोल्टेज तो चेंज होता नहीं है, वोल्टेज जब भी चेंज होता है वो यहाँ का चेंज होता है। तो ये जो भी गेन हो रहा है वो हम लोग कहेंगे कि इनपुट वोल्टेज का गेन है। फिर पूछा गया है फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस एंड करंट गेन इफ लोड ऑफ 600 ओम इज यूज्ड देन फाइंड वोल्टेज गेन। लोड का मतलब हो गया कि ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इस बार ये 600 ओम है ना इस क्वेश्चन में, और ये इनपुट वोल्टेज में गेन है डेल्टा वी आई, ये दिया गया है 0.04, ये वाला हटा देंगे, पिछले क्वेश्चन का डेटा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एक तो डेल्टा आई बी दिया हुआ है जो कि है 40 माइक्रो एम्पियर, 40 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। उसी तरह से डेल्टा आई सी भी दिया हुआ है, ये दिया है 2 मिली एम्पियर, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, है ना। फिर जो इनपुट वोल्टेज में गेन है डेल्टा वी आई, ये दिया गया है 0.04 वोल्ट। अब हमें निकालना है इनपुट रेजिस्टेंस, है ना। तो देखेंगे कि जो डेल्टा आई बी होता है ये होता है डेल्टा वी आई डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस। ये हम लोग लिखते हैं, ये क्या है इनपुट करंट गेन, है ना। यहाँ का इनपुट करंट गेन निकालो, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने डेल्टा आई वी इज इक्वल टू डेल्टा वी आई बाई आर इनपुट, है ना। तो यहाँ से मैं आर इनपुट निकाल सकता हूँ, आर इनपुट हो जाएगा डेल्टा वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बी, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है। इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है 0.04 डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बी जो दिया हुआ है, यहां से देखेंगे 40 इंटू 10⁻⁻6, 40 इंटू 10⁻⁻6, यह आ जाएगा 1000 ओम, ठीक। तो पहले पूछा गया था इनपुट रेजिस्टेंस, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद कहा गया है कि अगर लोड रेजिस्टेंस 600 ओम है तो वोल्टेज गेन बताना है। अच्छा, एक चीज और पूछा गया है, इसमें करंट गेन पूछा है। करंट गेन का मतलब है कि बीटा की वैल्यू पूछी गई है। बीटा जो होता है ये होता है डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी, ये दोनों यहां पर दिया हुआ, डेल्टा आई सी भी दिया हुआ, डेल्टा आई बी भी दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ और डेल्टा आई वी हो गया 40 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 50, है ना। उसके बाद पूछा गया कि लोड रेजिस्टेंस अगर 600 ओम है तो वोल्टेज गेन कितना होगा।
तो वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला है ये हमने यहां पर फाइंड किया है। वोल्टेज गेन जो है ये बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस है ना। बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट का मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर हो सकता है हम लोग बल्ब जला रहे होंगे, जो भी यूज कर रहे होंगे, ये रेजिस्टेंस जो है लोड रेजिस्टेंस कहलाएगा या आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो बीटा की वैल्यू भी हम लोग पहले पता कर चुके हैं, ये आया है 50 और आउटपुट रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस 600 ओम दिया हुआ है। इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर पता किया है 1000 ओम है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 1, 3 जीरो ऊपर से 3 नीचे से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 30 है ना। तो जो वोल्टेज है वो 30 टाइम्स बढ़ गया होगा, ऐसा इसमें कहा जा सकता है। करंट जो है 50 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट का एम्प्लीफिकेशन हुआ है 50 टाइम्स, वोल्टेज का जो एम्प्लीफिकेशन है वो हुआ है 30 टाइम्स।